नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल से जो है कृषि एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि आज से हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2015 से अब तक के पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल आप उसको कमेंट में दीजिएगा ताकि उस पर हम अप्लाई करके उसको और अच्छा कर सकें उस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थायी कृषि पर्माकल्चर भारतीय रासायनिक कृषि में से किस तरह से भिन्न है। यहाँ पे एक ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में से अगर हम यहाँ पर आंसर देखेंगे तो यह 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि एकाध्य एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि का में दृष्टिगोचर नहीं है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, मल्च बनाने यानी कि मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो गैस यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन में से तो पहला, दूसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। पहला, दूसरा, चौथा और थर्ड ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहा जा सकता है। इसमें मृदा, जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग है और विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। अतः कथन पहला, दूसरा और चौथा जो है सत्य है। यह विधि शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी है। अतः कथन सत्य जो है, थर्ड जो है कथन, तीसरा कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि से शून्य जुताई का क्या लाभ हैं। तो यानी कि खेत में जो जुताई की जाती है इसका क्या लाभ है। तो ऑप्शन से यहाँ पर दिए हुए हैं, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण करना संभव है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो नीचे जो कूट में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनमें से जो सही आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर आंसर डी हो गया है। शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई के बगैर असली फसल जो है वो असली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय और श्रम की भी बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और उनमें उसको फिर नीचे दिए हुए कूट में मैच करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। सेकंड है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। अब यहाँ पर नीचे कूट दिया हुआ है तो जो सही आंसर कूट में से हमें चुनना है तो वो हमारा बन जाएगा केवल पहला, तीसरा और चौथा। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। रॉक फॉस्फोरस और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये गलत है। बाकी तीनों हमारे सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो फर्टिगेशन, जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। खुले उपकरण से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनीकरण, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है।
रॉक फॉस्फेट और फास्फोरस कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा उपयोग के उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विधि रोपण, सिंब आधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि। तो सही आंसर हमारा कैसे यहाँ पे बनेगा? ऑप्शन डी, यानी कि 4 के चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के परितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा सकता है। इसमें सिंब आधिक्य यानी दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। तो यहाँ पर कैसे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन सकता है, टेंसियोमीटर। यहाँ पर देखिएगा टेंसियोमीटर क्या है, एक ये भी क्वेश्चन साइंस के चैप्टर से बन करके आ सकता है। तो टेंसियोमीटर जो है एक ऐसी मशीन है जो कि फसल की सिंचाई को कितनी ज़रूरत है फसल के लिए सिंचाई की, उसके बारे में बताता है। तो सिंचाई की माप करता है ये टेंसियोमीटर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास किसे कहा जाता है? तो भारतीय कृषि का इतिहास किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा MS स्वामीनाथन है, KB थॉमस है, S अयप्पन है या MS रंधवा है। तो सही आंसर गाइस हमारा बनेगा MS रंधवा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधवा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो कथन दिया हुआ है, पहला कथन है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सेकंड कारण है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। इसी के आगे तीसरा कारण है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश की कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो कैसे यहाँ पर आंसर हम देखें ऑप्शंस में से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 के तीनों ऑप्शन सभी गलत हैं, एक भी सही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, अतः प्रश्न एक गलत है। भारतीय राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया है, अतः कथन सेकंड भी गलत है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन कवरेज लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में है, अतः कथन थर्ड भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। सही आंसर यहाँ पर गाइस बनेगा ऑप्शन डी 20। इकोलॉजिकल जोन्स जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 हैं टोटल। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो सही आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर ग्लीना सदायुस्क के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध प्रकाशित किया है, जिसमें भारत को 60 लघु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समानांतर फसल एक उदाहरण है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, समानांतर फसल, गेहूं और सरसों। समानांतर फसल का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ बोई जा सके। तो जैसे गेहूं है तो गेहूं में हम सरसों के बीज भी डाल देते हैं, तो साथ में सरसों पहले निकल आती है, बड़ी हो जाती है, गेहूं के पौधे छोटे हो जाते हैं, तो बीच में इसको काट कर अलग कर पाना आसान होता है। जबकि धान के साथ आलू नहीं बोया जा सकता है, गेहूं के साथ कपास भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। सरसों और गेहूं को हम एक ही साथ एक ही खेत में बुआई कर सकते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो समानांतर फसल के अंतर्गत 2 विभिन्न विकास
प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इसके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर गेहूं और सरसों समानांतर फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब यहाँ पे गाइस कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा गया इनमें से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ये 2016 मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बोड़ा। बोड़ा और लोबिया, कुछ लोग इसको बोड़ा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग लोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा यानी कि लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसमें खेती मुख्यतः भूमि की में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में जो है 0.42% है, सनई में जो है 0.43% है तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर बन जाएगा लोबिया 0.49% सबसे ज़्यादा है। गाइस अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में सन्निहित है तो कौन सा एरिया जो है हरित खेती में सन्निहित है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैविक खेती और बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों में बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति तथा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। तो हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन द्वारा उपयोग में लाया गया। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। तो इन्होंने ही हरित क्रांति के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्प सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो किसानों को अपने ही खेतों के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना है और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। बी ऑप्शन है, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना। कुछ ग्रामों को अन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उदित करना, ईयरमार्क जो होता है करना है। और ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाई करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो ऑप्शंस में से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य है कि समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण करना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीज को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की ज़रूरतों को उचित समय तक तथा सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर गाइस बन जाएगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम, यानी कि सीमांत कृषि भूमि जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम का एरिया आता है। अगला प्रश्न इसी के साथ में देख लेते हैं। तो इसकी पहले व्याख्या देख लें हम। तो कृषि जनगणना 2015 और 16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह इस प्रकार है। तो सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम होगी। छोटी जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत जो है
4 से 10 हेक्टेयर है और बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। सबसे बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। अगला प्रश्न इसी में है, भारतीय कृषि में निम्न परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। इस निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 या 5 है, तो इनमें से कौन से हैं जो कृषि संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिखे हैं, देख लेते हैं पहले। तो एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागवानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानीय एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो यहाँ पर गाइस सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो इसकी व्याख्या देखने हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में जो है 2, 4, 5 के ऑप्शन हमारे सही हैं। तो गाइस इसके साथ में व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर दिया हुआ है, संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषि लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों के संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं, उदाहरण के लिए शून्य कर्षण, अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायन और अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित एवं समुचित प्रयोग होता है, ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षण कृषि में न्यूनतम जुताई के फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षारण बहुत कम होता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा पर ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षण खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोगों की व्याधि को भी कम करता है। तो गाइस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।